Amelia. Are you ready, Amelia? Okay. I was sailing on a ship. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ से डॉक्टर नुसरत हबीब राना आज आपसे फिर मुखातिब है। इस प्रोग्राम में हम डिस्लेक्सिया पे बात करेंगे, जो आप होप चैनल पे देख सकते हो। और इसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ इसकी बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। बच्चे बहुत हैं, बच्चे एक घर में 6, 7, 8 आम बात है। और फर्स्ट कज़न मैरिजेस बहुत हैं, जेनेटिक इश्यूज़ बहुत हैं जिनके ऊपर गौर नहीं किया जाता। इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर माएँ और प्राइमरी स्कूल की टीचर ज़रूर सुने ताकि बच्चों को फ़ायदा हो। All right. Now, Brian, some of this may seem a little silly, but believe me, it tells us a lot. Okay? Okay. Now, point to your right ear with your left hand. All right. Hold up the same hand that I am. All right, have a seat, Brian. इनकी जो रीडिंग डिसेबिलिटी है उसका इजहार कैसे होता है? जैसे एक लफ्ज़ है लॉट, एक लफ्ज़ है लॉस्ट। अब उसमें सिर्फ एक एस का फ़र्क है। अब इनके दिमाग में एक पिक्चर बनी एल, फिर एक गोल है ओ, एक टी है, उसकी कैसी शक्ल है। उसके अंदर बाद छोटे छोटे लफ्ज़ इनका दिमाग पिक नहीं करता, चूँकि इसके ऊपर बहुत मेहनत और बहुत ही ज़्यादा याददाश्त भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए। और फिर छोटे बच्चों की तो जो वोकेबलरी है वो कम है। जितनी जितनी वोकेबलरी बढ़ती जाती है उतना उतना प्रॉब्लम होता जाता है। अब डब्ल्यू है, जैसे वॉज है और सॉ है। अब ये तीनों एक ही तरह के लफ्ज़ हैं ना, आगे पीछे हो गए हैं, ये भी ये कंफ्यूज हो सकते हैं। कुड है और कोल्ड है, लेकिन आप देखें कि अगर उसने कुड की जगह कोल्ड इस्तेमाल कर लिया तो सारी टेक्स्ट बदल गई। देखने में दोनों लफ्ज़ बहुत मिलते जुलते हैं। इस तरह के जो मिलते जुलते लफ्ज़ हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनसे उनकी टेक्स्ट ख़राब हो जाती है। फिर जब अगर आप इनकी आप रीडिंग एबिलिटीज़ देखें तो अगर आप ये किसी कहानी के ऊपर या किसी आपके क्वेश्चन के ऊपर ओरल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ज़बानी बात कर रहे हैं, तो बहुत बड़े बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की उसकी अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं। लेकिन जब वो लिखने का आप कहोगे, चूँकि इतना उनके दिमाग में रिटेन नहीं हुआ, तो वो बहुत ही सिंपल और छोटे और कंफ्यूज लफ्ज़ हो जाएंगे। इसलिए आपने ये भी एक पिकअप की सिम्टम है कि आप ये देखें कि ये बच्चा ओरली इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसकी कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छी है, ये अपनी बाकी सेंसेस का इस्तेमाल एक्स्ट्राऑर्डिनरीली कर रहा है। लेकिन जब ये लिखने पे आता है तो ये सिंप्लीफाई हो जाता है। ये चीज़ भी पेरेंट्स को या टीचर्स को ये सोचने पे मजबूर कर सकती है कि कहीं इसको डिस्लेक्सिया तो नहीं है। इसके अलावा आप देखें कि इनकी जब आप कोई तहरीर लिखी हुई इनकी देखते हैं, हैंड राइटिंग, तो चूँकि इनकी डायरेक्शनैलिटी कंफ्यूज है, राइट और लेफ़्ट, ऊपर और नीचे की इनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इनकी हैंड राइटिंग कैसे होगी? एक तरफ नहीं होगी। जैसे होता है ना, कुछ लोगों की स्लॉन्टिंग है, राइट, किसी की लेफ़्ट है, किसी की यूँ सीधी है। इनकी कोई लफ्ज़ आगे होगा, कोई पीछे होगा, कोई लेफ़्ट की तरफ स्लॉन्ट कर रहा होगा, कोई राइट की तरफ कर रहा होगा। All right. Now, I'm going to hold up some cards with something on them. Now, I want you to look at the card and remember what you see. Then I'm going to take the card away, and when I say copy, pick up your pencil and copy what you saw. Ready? All right. Okay, here we go. Copy. Copy. Copy.
कहीं आप लाइनों के अंदर देखेंगे कि टी नीचे है, कहीं एल ऊपर है, तो वो भी उनकी जो बाकी सेंसिबिलिटी है, जो बाकी उनकी कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग है, उसके साथ मैच नहीं करेगा। उसका अगर फ़र्ज़ करें वो ग्रेड 4 में है तो हैंड राइटिंग का जो है ना ग्रेड 1 और 2 जैसा होगा, तो उसमें बहुत एक डिस्क्रिपेंसी होगी, लेफ्ट और राइट की कन्फ्यूजन भी होगी। और फिर ये है कि एक कर्सिव हैंड राइटिंग होती है जो आप जोड़ के लिखते हो, आप यहाँ पेन रखा है, पूरा लफ्ज़ लिख के उठाना है। दूसरा ये है कि प्रिंट है कि हर एक के बाद आपने उठाना है। ये बच्चे जो प्रिंट हैंड राइटिंग है उसमें इनको और ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, चूँकि इन्होंने हर दफ़ा एक आवाज़ की पिक्चर बनानी है, उस पिक्चर को कागज़ पे उतारना है, और वो हर दफ़ा उठाएंगे फिर रखेंगे फिर उठाएंगे, उसमें इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और अगर एक दम में करेंगे तो फ़ायदा हो सकता है, लेकिन उसमें भी चूँकि एस इनका उल्टा हो सकता है, ए इनका ऊपर और नीचे जा सकता है, और वॉवल्स ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, वॉवल्स में इनके बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, वॉवल मिस हो जाते हैं इनसे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लेके इनकी जो रीडिंग और राइटिंग एबिलिटी है उसके अंदर उसका इम्पैक्ट नज़र आता है। फिर एक और मसला ये है कि ये जो पेंसिल की ग्रिप है, इसको डिस्ग्राफिया कहते हैं, इस पर मैं डिटेल में आपसे बात करूँगी। राइटिंग एबिलिटी जो है, लिखने की जो सलाहियत है, उसके अंदर पेंसिल ग्रिप, चूँकि इनकी फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन जो है ना, ये यूं वाली जो कोऑर्डिनेशन है ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, और ये जो ग्रोस है ये ठीक है। तो पेंसिल को ये यूं पकड़ेंगे या यूं पकड़ेंगे या यूं पकड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल ये अपने अंगूठे का करेंगे, जो फाइन मोटर स्किल्स हैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और अब हम लिखते हैं तो इन दो फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन से लिखते हैं, अंगूठे की ग्रिप से नहीं लिखते, और ज़ोर से पकड़ेंगे और पूरा ज़ोर लगा के पेज पे लिखेंगे, इसलिए इनका हाथ थक जाता है। ये बार बार अपना हाथ खोलते हैं और उसको कोशिश करते हैं ठीक करने की। फिर इतना करीब से लिखेंगे और इतना अपना मुंह और पेंसिल की नोक के ऊपर रखेंगे और सोचेंगे कि अच्छा हमने ठीक लिखा है, जिससे इनकी बाकी जो है ओवरनेट फटीग और थकान से हो जाती है इनको। और टीचर क्या कहेगी, बच्चा लेज़ी है, बच्चा केयरलेस है, ये ही इज़ लेज़ी एक्चुअली। अगर ये समझता है तो ये लिख क्यों नहीं पाता और इतने ज़ोर से क्यों लिखता है। तो अगर आप एक दफ़ा इसकी लर्निंग में ये ग्रिप आ जाए, ये पेंसिल ग्रिप यूं करके आ जाए या यूं करके आ जाए या इस तरह करके आ जाए, उसको अनलर्न करा के नई बनाना बहुत मुश्किल है। इसलिए इसके ऊपर शुरू ही से काम करना पड़ता है। उसके लिए एक्सरसाइजेज हैं जो इनको एक्सरसाइजेज कराना पड़ती हैं। कोई मिट्टी के खिलौने बना के या आटे के मड के खिलौने बना के उसके साथ उनकी जो फाइन मोटर एक्टिविटी है इसके ऊपर फोकस करके इनको ट्रेनिंग देना पड़ती है। Big